नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव मैथ्स मराठी है अपने यूट्यूब चॅनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th हिंदी, इयत्ता 10वी हिंदीवरती चर्चा करू मित्रांनो। हिंदी हा विषय जो आहे हिंदीवरती आज आपल्याला चर्चा करायची आहे। हिंदी संपूर्ण 100 मार्काचा जो हिंदीचा पेपर असतो त्यावर आज आपण चर्चा करणार आहोत। व्हिडिओ खूप इंटरेस्टिंग आहे, खूप महत्त्वाची आहे, तर पटकन पुढे जाऊयात मित्रांनो। पुढे जाण्याच्या अगोदर एक छोटीशी रिक्वेस्ट आहे, जर नवीन असाल आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आणि अजूनपर्यंत चॅनल सबस्क्राइब नसेल केला तर आत्ताच आपला चॅनल सबस्क्राइब करा आणि नुसताच चॅनल सबस्क्राइब नका करू, त्याच्या बाजूला एक बेलचं बटन आहे ते सुद्धा दाबा, जेणेकरून मी अपलोड केलेल्या प्रत्येक नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। तर एकदम इम्पॉर्टंट प्रश्नपत्रिका मित्रांनो, अशा प्रकारची प्रश्नपत्रिका आपल्याला येऊ शकते। विभाग 1 गद्य विभाग, जो पहिला जो विभाग है, तो या विभागामध्ये काय असतं, ये जो पहला जो विभाग है इसमें 3 क्वेश्चंस रहते हैं। एक अ, आ और ई, ऐसे 3 क्वेश्चन रहते हैं। और ये जो 3 जो क्वेश्चन है, 3 जो पठित गद्यांश जो रहते हैं, देखिए ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 पहला जो क्वेश्चन है जिसमें अ, त्याच्यात आ आणि ई असे 3 प्रश्न असतात। अ हा जो प्रश्न आहे तो 8 मार्काला, आ 8 मार्काला आणि ई 4 मार्काला। हे जे 2 पहिले जे प्रश्न असतात ते पुस्तकातील जे काही उतारे आहेत त्यातले असतात आणि ते तुम्हाला 8 आणि 8 16 मार्काला आहे आणि ई जो आहे तो पुस्तकाच्या बाहेरचा उतारा आहे, जो तुम्हाला 4 मार्काला आहे। त्यामुळे आता आपण सर्व डिटेल्समध्ये या सगळ्या मुद्द्यांवरती आपण चर्चा करूयात पटकन। तर आपण प्रश्न क्रमांक पहिल्यातला जो अ आहे, हा एक उतारा जो आहे, हा एक उतारा या ठिकाणी आपण समजून घेऊयात। प्रश्न क्रमांक पहिला, तर काय दिले बघा या उतार्यामध्ये ते समजून घेऊयात। उतारा वाचू नीट आणि हा जो पठित गद्यांश जो है इसे हम ठीक तरह से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसका आंसर देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। देखिए, नागर जी क्या कहते हैं, लिखने से पहले मैंने तो पढ़ना शुरू किया। क्या किया भाई, इन्होंने लिखने से पहले पढ़ना शुरू किया था। आरंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ता था। तो सबसे पहले उन्होंने कविता पढ़नी शुरू की, कवियों को उन्होंने अधिक पढ़ा। स्नेह जी अयोध्या सिंह का उपाध्याय की, देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज्यादा पढ़ी। देखिए स्नेह जी, उसी के साथ अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनकी कविताएं उन्होंने ज्यादा पढ़ी। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। पहला मित्र कौन था? छापे का अक्षर था। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह। 2 पत्रिकाएं, एक थी सरस्वती और दूसरी थी गृहलक्ष्मी। ये 2 पत्रिकाएं आती थी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था और प्रेमचंद्र का साहित्य था, कौशिक का था। आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े, शरद चंद्र को बाद में पढ़ा। पहले क्या किया, बंकिम के उपन्यास पढ़े और उसके बाद शरद चंद्र को बाद में पढ़ा। प्रभात कुमार जो है मुखोपाध्याय का कहानी का संग्रह, देखिए प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह जो है उसी तरह देश की विलायती, ये जो है ये अगर देखा हमने तो ये जो है प्रभात कुमार मुखोपाध्याय, इनका कहानी संग्रह है देशी और विलायती। 1930 के आसपास पढ़ा था। कौन सा कहानी संग्रह था? देशी और विलायती। ये 1980 में 1930 के आसपास पढ़ा था, सॉरी। उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। तो ये देखिए, और आगे का तिवारी जी ने एक सवाल पूछा है, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928 और 1929 के बीच में। लाठीचार्ज हुआ था, इस अनुभव से ही पहली कविता फूटी, कब लो कहो लाठी खाए। देखिए, कब लो कहो लाठी खाए ये कविता थी, इससे ही लेखन का आरंभ मानिए। तो देखिए, सबसे पहले नाम लिखिए पत्रिकाएं, 2 पत्रिकाएं और 2 उपन्यास। तो पत्रिकाएं कौन सी थी? तो पत्रिकाएं हमारे पास देखो, एक तो पत्रिकाएं में सरस्वती और गृहलक्ष्मी, ये पत्रिकाएं थी। और उपन्यास अगर आपने देखा तो ये आनंद मठ और देवी चौधरानी, ये 2 उपन्यास थे। तो ये चीजें यहाँ हमें लिखनी चाहिए। तो पत्रिकाएं जो थी, पत्रिकाएं का नाम था, एक सरस्वती थी, तो ये सरस्वती, और दूसरी पत्रिका थी गृहलक्ष्मी। ओके। उपन्यास अगर देखा तो एक था आनंद मठ और दूसरा जो उपन्यास था देवी चौधरानी।
ठीक है, तो ये 2 मार्क्स आपके हाथ में है, तो यहाँ आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं ये संजाल पूरा करने के लिए। दूसरा लिखिए, लेखक का पहला मित्र कौन था? छापे का अक्षर, आपको मालूम है, देखिए छापे का अक्षर जो है ये लेखक का पहला मित्र था। यहाँ अगर आपने देखा तो यहाँ पहले ही पैराग्राफ में है, पढ़ना शुरू किया, आरंभ में देखिए छापे का अक्षर ही पहला मेरा पहला मित्र था। देखो छापे का अक्षर ये मेरा पहला मित्र था, ये आंसर यहाँ आ चुका है। ओके, आगे देखिए, आगे क्या है, लेखक की पहली कविता, लेखक की जो पहली कविता थी उसका नाम क्या है? देखो, कब लोग कहो लाठी खाए, ये जो है उनकी पहली कविता, तो वो कविता का नाम हम लिख सकते हैं। अभी यहाँ गद्यांश में लिखिए, तो आपको ढूंढकर लिखना है कि प्रत्यय युक्त शब्द कौन से थे। देखो राजस्थान जो है, राजस्थानी, एक तो राजस्थानी, जो राजस्थान है उसके आगे नी जोड़ा है, ई जोड़ा है, तो राजस्थानी हो गया। तो ये प्रत्ययुक्त शब्द था जो आया है पैराग्राफ में। और विलायती, ये जो विलायत का विलायती प्रत्यय घटित मतलब प्रत्ययुक्त शब्द मतलब आगे, मतलब शब्द के आगे कुछ जुड़ा है, तो यहाँ ई जुड़ा है, विलायत के आगे ई विलायत प्लस ई हुआ तो वो विलायती होता है, इसलिए ये विलायती, ये जो है ये प्रत्ययुक्त शब्द है। ठीक है, तो यहाँ भी 2 मार्क्स आपको मिल सकते हैं, 1 मार्क्स मिल सकता है। और आगे देखिए, ऐसे 2 शब्द जिनका वचन परिवर्तन नहीं होता, ऐसे 2 शब्द आपको पैसेज में से ढूंढ के निकालने हैं जिनका वचन नहीं परिवर्तन हो सकता। एक तो धर और एक मित्र, तो धर घर और मित्र, घर, एक था घर और दूसरा मित्र आया है इस पैराग्राफ में, वो आप देख सकते हो। पढ़ोगे तो बढ़ोगे, इस विषय पर 20 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखे। देखिए विचार जब आपको लिखना है तो आपको आपके शब्द में लिखना है। देखिए पढ़ना हमारे जिंदगी में बहुत जरूरी है, अगर हम पढ़ेंगे तभी ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने से ही हमें ज्ञान मिलता है और ज्ञान मिलने से हमारा विकास हो सकता है, और हमारा जब विकास होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे हमें ये लिखना है कि जीवन में शिक्षा का जो महत्व है वो कितना है, वो सब यहाँ आना चाहिए। ठीक है, अभी आगे का जो सवाल है वो देखते हैं। आगे का जो मैं गद्यांश जो है वो नहीं लूंगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हमें लेनी है, आगे देखनी है, और लेखन विभाग है, व्याकरण का भाग है, वो लिखेंगे। देखिए आ भी ये जो है ये आ जो है ये पठित गद्यांश रहता है, और यह भी जो है ये हमारे पुस्तक पे आधारित रहता है। हम क्या करेंगे, ई जो है ये सवाल देखेंगे। ई में क्या रहता है कि ई जो है ये जो गद्यांश है ये आपके अपठित है, पुस्तक के बाहर का है, तो इसे हम अभी हम पढ़ेंगे, और इसे पढ़कर इसके ऊपर आधारित जो कुछ क्वेश्चन है, सवाल है, उसके आंसर हम ढूंढेंगे। देखिए यहाँ क्या है, पहले इसको ठीक से पढ़ो। जापानी और चीनी वैज्ञानिकों ने भूकंप आने के कुछ दिन पूर्व जीव जंतुओं की गतिविधिताओं के आधार पर चेतावनी देने का प्रयत्न किया। देखिए जापान और चीन ने क्या किया कि भूकंप आने से पहले ही इनके वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जीवन जंतुओं की गतिविधि के आधार पर चेतावनी देने का एक प्रयत्न किया था। वास्तव में 4 फरवरी 1975 को चीन के हाइचेंग क्षेत्र में आए भूकंप का पूर्वानुमान चीनी वैज्ञानिकों ने भूकंप आने के कुछ दिन पूर्व से मेंढकों और सांपों के अपने बिलों से एकाएक बाहर निकल आने, मुर्गियां की बेचैनी और अपने दरबों से दूर भागने की तथा कुत्तों के भौंकने और लगातार इधर उधर भागने के आधार पर काफी सफलतापूर्वक किया। मतलब इन्होंने क्या किया था, चीन में जब 4 फरवरी 1975 में जब भूकंप आया था, तो इसकी चेतावनी चीन ने सबसे पहले दी थी, भूकंप आने से कुछ दिन पहले ही दी थी। कैसे दी थी कि बाबा सांपों का अपने बिलों, मेंढकों और सांपों का अपने बिलों से एकाएक बाहर निकल आना, उसी के साथ मुर्गियों की बेचैनी है और अपने दरबों से दूर भागना तथा कुत्तों का भौंकना, ये सब चीजें जो है ये बता रही थी कि शायद भूकंप आ सकता है। परंतु वही वैज्ञानिक सन 1976 में विध्वंसक भूकंप की पूर्व सूचना नहीं दे सके, लेकिन इन्हीं वैज्ञानिकों ने 1976 की चेतावनी जो है भूकंप की वो नहीं दी थी, वो नहीं दे पा रहे थे। महाराष्ट्र के भूकंप के पूर्व भी कहा कि वहां के निवासियों ने ऐसा दावा किया है कि पालतू पशु विचित्र व्यवहार कर रहे थे। मतलब जब महाराष्ट्र में भूकंप आया था तभी वहां के कुछ पालतू पशु जो है इसी तरह से व्यवहार कर रहे थे। जीवन जंतुओं के विचित्र व्यवहार के अतिरिक्त भूकंप
पूर्व मिलने वाले कुछ मुख्य संकेत जिन पर वैज्ञानिक बिरादरी एकमत है। तो देखो भूकंप के बारे में कुछ लिखा है, तो यहाँ देखिए चीनी वैज्ञानिकों द्वारा भूकंप आने के पूर्वानुमान लगने के आधार। तो ये आधार क्या थे? तो यहाँ 2-3 आधार यहाँ हमको दिखते हैं। तो देखो अभी 1 मिनट में हम देखते हैं आधार क्या थे भाई। हाँ देखो यहाँ आधार जो था वो क्या क्या था, ये हम देखेंगे यहाँ ऊपर। देखो ठीक है, सबसे पहला जो आधार है उन्होंने बताया है कि बहुत सारे 3-4 आधार है, तो उसमें से कुछ आधार आप लिख सकते हो। तो पहला है कि देखो भूकंप आने से कुछ दिन पूर्व मेंढकों, और यहाँ से लिख सकते हैं मेंढकों और सांपों के अपने बिलों से एकाएक बाहर निकलना। दूसरा लिख सकते हैं मुर्गियों की बेचैनी और अपने दरबों से दूर भागना, तथा कुत्तों के भौंकने का और लगातार इधर उधर भागने का आधार। तो ये 2 चीजें आप यहाँ लिख सकते हो, इनमें से 2 चीजें। उसके बाद आगे का सवाल है भूकंप से होने वाली हानि से बचने के उपाय। 20 या 30 शब्दों में लिखिए। तो भूकंप जो आता है, तो भूकंप की हानि से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर भूकंप आता है हमारे एरिया में, हमारे आजू बाजू के पड़ोस में, क्या हम जहाँ रहते हैं उस विभाग में, तो सबसे पहले एक चीज करनी है कि घर से बाहर निकलना है। और घर से बाहर निकलने के बाद जहाँ कुछ बड़ी चीजें नहीं है, इमारत नहीं है या फिर कोई बड़े घर नहीं है, ऐसे जमीन पर आपको आना है, मैदान में आपको आकर खड़े रहना है। तो ये एक सावधानी आप रख सकते हो। तो इस तरीके से आपको और कुछ 2-3 शब्द 20 या 25 शब्द में या फिर 25-30 शब्द में आपका यहाँ स्वमत लिखना है। उसके बाद देखिए पद्य, ये जो है दूसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब प्रश्न दूसरा जो है, ये दूसरे में दो कविताएं हैं। पहले अ में एक कविता है और आ में एक कविता है। तो ये अ और आ मिलकर 6 और 6 12 मार्क्स आपको यहाँ मिलते हैं। तो यहाँ क्या है देखिए, ये कविता देखिए, मैं लजकर बोला मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। वाह। कंस्तरों को देखिए, कंस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। तो ये कविता है। तो अभी ये कविता जो है, इसके आधार पे कुछ सवाल है, 3 सवाल आपको पूछे जाएंगे। ये वस्तुएं खाली थी, कौन सी वस्तुएं खाली थे? देखिए सबसे पहले रसोई की खाली पीपिया, क्या क्या खाली था, कौन सी वस्तुएं खाली थी? देखिए अलमारी को खोला, देखिए अलमारी भी यहाँ अगर आपने देखा तो देखिए रसोइयों की खाली पीपिया, तो रसोई की पीपिया ये आ सकता है, ये एक खाली चीज थी। गुल्लक जो था, बच्चों का गुल्लक, ये भी खाली था, आप लिख सकते हो। उसी तरह से कंस्तरे और मटके, ये कंस्तर और मटके ये भी खाली थे। तो आप लिख सकते हो कि रसोइयों की पीपिया, उसके बाद गुल्लक, बच्चों का गुल्लक, कंस्तरे और मटके, ये सब चीजें खाली थी। तो ये 4 चीजें आ सकती है। अगला सवाल है पद्यांश में ढूंढकर लिखिए ऐसे शब्द जिनका अर्थ निम्न शब्द हो। मतलब टीन का पीपा और कमरा। टीन का पीपा मतलब क्या? तो टीन का पीपा मतलब कंस्तर जो है वो टीन का पीपा है। और दूसरी जो चीज है कमरा मतलब यहाँ देखिए, कमरा अगर देखा, कमरा जो है, कमरे को क्या आया है यहाँ अर्थ, हाँ, तो यहाँ शयन कक्ष, देखिए कक्ष जो है ना, ये कमरा जो है उसका अर्थ है कक्ष। ओके, कक्ष लिख सकते हैं, यहाँ कक्ष लिख सकते हैं और यहाँ कंस्तर लिख सकते हैं, ऊपर कंस्तर। ओके, हो गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ भी 1 मार्क्स मिल सकता है। उसके बाद वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला। तो यहाँ वचन अलमारी जो है, तो अलमारी का वचन आप बदल सकते हो। तो यहाँ लिख सकते हो उन्होंने टूटी अलमारियों को खोला, ऐसा लिख सकते हो, टूटी अलमारियों को खोला। ओके, ये सवाल एकदम सिंपल है। अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखो। सरल अर्थ लिखना है। तो देखिए अंतिम क्या है बाबा, देखो 4 पंक्तियां अगर देखा, अंतिम 4 पंक्तियां, तो इस कविता में देखो ये 4 पंक्तियां जब आप देखते हो अंतिम, तो यहाँ क्या लिखा है वो पहले पढ़ते हैं। रसोइयों की खाली पीपियों को भी टटोला, बच्चों की गुल्लक तक को नहीं छोड़ा। ओके, पर सभी में मिला एक ही तत्व खाली, सभी खाली थे। कंस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड।
देखो यहाँ अगर आपने देखा तो यहाँ क्या क्या है, देखिए कवि क्या कहते हैं। तो सबसे पहले चीज कवि कहते हैं कि उन्होंने रसोई घर में पड़ी हुई खाली पीपियों को भी टटोला है। उसके बाद बच्चों का जो गुल्लक है तो उस गुल्लक को तक उन्होंने खोल खोल कर देख डाला है, पर उन्हें कहीं कुछ मिला नहीं, उन लोगों को कहीं भी कुछ मिला नहीं है, तो सब कुछ खाली था। आगे आप लिख सकते हो कि उन्होंने उन घर में पड़े हुए कंस्तरों को तथा पानी रखने के मटके को भी उन्होंने टटोल कर देख लिया, लेकिन उन्हें सब खाली दिखा। तो इस तरीके से आप इनका एक सरल अर्थ जो है वो आप लिख सकते हो। तो ये जो एक पहली कविता थी, उसके बाद दूसरा जो सवाल है वहाँ दूसरी कविता रहती है। तो ऐसी जो दो कविता है, दो कविता आपको उनके आधार पर जो प्रश्न है उसको लिखना है, आपको 12 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, अगला जो सवाल है वो अभी हम देखेंगे। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ हम देखेंगे। ओके, देखो एक मिनट। अगला जो सवाल है तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, वो जो पूरक पठन के ऊपर आधारित है। देखिए, निम्नलिखित पठित पद्यांश गद्यांश को पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। देखिए 8 मार्क्स का ये टोटल रहता है सवाल। यह आपको देखिए ये गद्यांश है, उसके आधार पर एक दो क्वेश्चन रहेंगे 4 मार्क्स के, और एक पद्यांश जो है उसके आधार पर। ओके, तो पहले ये गद्यांश देखेंगे। देखिए ये गद्यांश आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसके ऊपर आधारित जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको बताने हैं। देखो पहले इसको पढ़ते हैं। जिस गली में आजकल रहता हूं वहां एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ भी नहीं है, न पेड़ लगाने की गुंजाइश ही है। मकान ही मकान है, इतने मकान की लगता है मकान पर मकान लदे है। लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़, जो एक सैंकर गली में फंस गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ओके, जिस मकान में रहता हूं उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं सिर्फ दूसरे का, उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं सिर्फ दूसरे का मकान और एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है। चिड़िया दिखाई देती है लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं, बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी, मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। बातचीत करती नहीं दिखती और यहाँ वहाँ घरों के अंदर घोंसले बनाए नहीं दिखती। देखिए चिड़ियों की विशेषताएं क्या है उन्होंने दी है। देखिए चिड़ियों की विशेषताएं यहाँ ही दी है कि बिजली और टेलीफोन के तारों पर वह चिड़िया बैठी है और बातचीत करती, देखिए मगर बातचीत करती या घरों के अंदर वहां घोंसले कर कर नहीं बैठती। तो ये दिख सकते हो कि बाबा चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी है या आसमान में उड़ती नहीं दिखती। यहाँ चिड़िया दिखती है, पेड़ों पे बैठी हुई नहीं और आसमान पे उड़ती हुई भी नहीं दिखती। तो वो चिड़िया जो है वह कहाँ दिखती है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि चिड़िया जो है टेलीफोन के तारों पर यहाँ आपको चिड़िया दिखती है। ऐसा ये दूसरा जो सवाल है उसका आंसर जो है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ आगे हम देखते हैं ये जो अगला सवाल जो है दूसरा, पक्षियों की घटती संख्या इस विषय पर 20 से 30 शब्दों में लिखो। तो आप लिख सकते हो कि बाबा पक्षियों की संख्या जो है वो दिन ब दिन आज हमें घटती दिख रही है। जिस तरह से विज्ञान आगे बढ़ रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नया तंत्रज्ञान आ रहा है, बड़े बड़े पेड़ कटे जा रहे हैं, निसर्ग जो है मतलब बड़े बड़े पेड़ कटे जा रहे हैं, तो उस वजह से पक्षियों की जो संख्या है वो दिन ब दिन घटती हुई हमें दिख रही है। तो इस तरह से आप इस सवाल का आंसर जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, अभी आगे जाते हैं। आगे एक पद्यांश है, एक कविता है, तो इसको अभी आपको क्या करना है, पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इसके ऊपर आधारित कुछ सवाल है उसके आंसर आपको लिखने हैं। देखिए, हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कही है। ओके, जिस धरती की बातें क्या कही है, अजी क्या कही है, हाँ क्या कही है। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। ओके, यह मिट्टी हुए प्रहलाद जी यहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। वाह वाह। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भारत दतुली गिनते, मतलब शेर के जो जबडे है उसको खोलकर म्हणजे सिंहाचे जे दात मोजणं आपण त्याला म्हणतो। जलमय पत्ता अपने आगे, देखिए जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते, इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए
अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम इस धरती के लड़के हैं, हम उस धरती के लड़के हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ क्या दिया है कि ऐसी पंक्तियां जिसमें पौराणिक संदर्भ है। तो पौराणिक संदर्भ किस पंक्तियों में है, यहाँ अगर आपने देखा तो यहाँ पौराणिक संदर्भ देखो कहाँ कहाँ है। ऊपर अगर हमने देखा तो यहाँ देखो, यहाँ आपने अगर देखा ऐसी पंक्तियां, यह मिट्टी जिस मिट्टी में, देखो ये दो जगह पे, ये देखो दो जगह पे आपको पौराणिक संदर्भ दिखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को आप लिख सकते हो। ओके, और आगे देखो ऐतिहासिक संदर्भ कहाँ है, देखो ऐसी पंक्तियां जिसमें ऐतिहासिक संदर्भ हो। देखो ऐतिहासिक संदर्भ कहाँ है, देखो शेरों, यहाँ आपको दिखेगा, ये देखो यहाँ कि शेरों के जबड़े खुलवा कर थे यहाँ भरत दतुली गिनते, यहाँ ये। ओके, और उसी के साथ ये नीचे का जो नीचे की जो लाइन है उसे भी आप लिख सकते हो। ओके, तो ये दो आपको स्टांजा आप यहाँ लिख सकते हो। और आगे आपका सेकंड सवाल है, इतिहास हमें प्रेरणा देता है, इस विषय पर आपको 20 से 30 शब्दों में लिखना है। इतिहास किस तरह से हमें प्रेरणा देता है। अभी अगला जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको क्या है कि व्याकरण के ऊपर आधारित सवाल है। तो यहाँ आपको क्या करना है, देखो ये 14 अंक का सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है व्याकरण। तो यहाँ क्या क्या दिया है, देखिए सबसे पहला जो है सवाल, निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखित शब्द का भेद पहचानो। तो यहाँ हमें शब्द का भेद पहचानना है। देखो श्रमजीवियों की मजदूरी एवं आमदनी कम है, कम। तो ये क्या है भाई, ये एक विशेषण है। आमदनी जो है ये एक हमारे पास नाम है। ये आमदनी कैसी है, आमदनी कम है। ये आमदनी के बारे में ज्यादा विशेषताएं बताता है, ज्यादा डिटेल्स में बताता है कि आमदनी कैसी है, कम है, आमदनी कैसी है, ज्यादा है। तो ये कम जो है ये हो गया विशेषण, तो ये विशेषण होगा। ओके, ये 1 मार्क्स आपको मिल सकता है। अगला जो है कि बाबा निम्नलिखित अव्ययों में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाह कितना सुंदर पुस्तक है, हो गया। के साथ सचिन रमेश के साथ चला गया, या फिर रतन अपने भाई के साथ पुणे गया, इस तरह से आप लिख सकते हो। ये 1 मार्क्स है। उसके बाद देखिए कृति पूर्ण कीजिए। यहां आपको संधि और संधि विच्छेदन और संधि प्रकार, देखिए शब्द अंत चेतना, तो यहां क्या होता है अंत चेतना, तो इसे हम लिख सकते हैं अंत चेतना, ऐसे लिख सकते हैं। ये किस संधि का प्रकार है, ये विसर्ग संधि है। क्या है बाबा, विसर्ग संधि, इसे हम कह सकते हैं विसर्ग संधि। इसके ऊपर मैं डिटेल्स में वीडियो बनाने वाला हूं। सज्जन, ये देखिए सत अधिक जन, इसे हम कह सकते हैं कि सत, और अधिक जन हम कह सकते हैं सत जन। तो ये होगा सज्जन जो है व्यंजन संधि। देखिए यहाँ विसर्ग संधि किसे कहते हैं, देखिए इस तरह से अगर आया तो विसर्ग, और व्यंजन मतलब ये दोनों जगह पे आपको अगर व्यंजन दिखता है तो व्यंजन। ओके, तो अगला जो है ये देखिए सवाल 4 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्यों की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। देखिए सहायक क्रिया, देखिए टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी जो है ये एक सहायक क्रिया है, और ये पड़ी जो है ये सहायक क्रिया जो है इसका क्या होगा, पढ़ना। पड़ी का क्या हुआ, पढ़ना। सहायक क्रिया क्या हुआ, पड़ी, और उसका क्या होगा, पढ़ना। ओके, उसके बाद गई, ये भी एक सहायक क्रिया है, गई का जाना, इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ निम्नलिखित में से किसी एक का प्रथम द्वितीयक और तृतीयक प्रथम और द्वितीयक प्रेरणात्मक रूप लिखना है। फैलना, फैलाना और फैलवाना, एकदम सिंपल है। फैलना, फैलाना और फैलवाना। उसी तरह से लिखना, लिखाना, लिखवाना, ऐसे आप लिख सकते हो, एकदम सिंपल है ये। उसके बाद देखिए यहाँ निम्नलिखित मुहावरों का आपको अर्थ बताना है एक का, और वाक्यों में उपयोग करना है, या फिर अथवा। यहाँ आपको एक सवाल है, लेकिन पहले हम यहाँ देखते हैं। शेखी बघराना मतलब आत्म प्रशंसा करना। शेखी बघराना मतलब खुद की प्रशंसा करना। कुछ लोगों को शेखी बघराने की आदत रहती है। यहाँ मतलब यहाँ लिख सकते हो आप आत्म प्रशंसा करना, आत्म प्रशंसा करना। ओके, तो यहाँ लिख सकते हो कि कुछ लोगों को शेखी बघराने की आदत रहती है। निछावर करना मतलब त्यागना। माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपना सुख निछावर कर देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, त्याग करना।
ओके, अगला जो सवाल है वो भी मुहावरों के ऊपर आधारित है कि अधोरेखित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन कीजिए। देखिए, बोलबाला होना और दुम हिलाना। सिरचन को बुलाओ, चापलूसी करता हुआ हाजिर हो जाएगा, मतलब क्या? दुम हिलाना। तो ऐसे लिख सकते हो, सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाते हुए हाजिर हो जाएगा, ऐसे हम लिख सकते हैं। सातवां सवाल क्या है? देखो, सातवां जो सवाल है हमारे लिए क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्यों में प्रयुक्त कारक चिन्ह पहचान कर उसका भेद लिखो। देखो, यहाँ प्रयुक्त कारक चिन्ह पहचान कर इसका आपको भेद लेना है। तो इसको क्या कहते हैं? देखिए, करामत अली ने, देखो, करामत अली ने हौका भरते हुए कहा। तो इसमें जो ने जो है ये है, ये हमारे पास ये कर्ता कारक है। और पर्यटन में बहुत ही आनंद मिला, तो यहाँ मैं जो है, ने में इस तरह के जो शब्द है इसको हम कारक कहते हैं, कारक चिन्ह कहते हैं। तो ये अधिकारण कारक होता है मैं, और ये जो ने जो है ये यहाँ कर्ता कारक है। ओके, अली ने कर्ता कारक है, अली के लिए है तो कर्ता कारक है, कर्ता कारक करामत अली का। और ये पर्यटन में जो है उसके बाद ये मैं जो आता है, मैं जो है ये अधिकरण कारक है। ओके, आगे देखिए, आगे का जो सवाल है इसमें क्या है कि बाबा निम्नलिखित वाक्यों में से यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। मैंने कराते हुए पूछा, मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहा हूं। अभी मैं कहा हूं ये सवाल है, तो यहाँ एक आपको स्वल्प विराम चाहिए, यहाँ आप एक इन्वर्ट कॉमा दे सकते हो। और मैं कहा हूं ये एक सवाल है, तो ये सवाल जो है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इस सवाल के लिए यहाँ एक प्रश्न चिन्ह दे सकते हैं, बस हुआ इतना ही। निम्नलिखित वाक्यों से किन्हीं दो वाक्यों का कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। काल परिवर्तन। देखिए, सातों तारे मंद पड़ गए, तो पड़ गए हैं, गए ना, तो इसका क्या होगा? सातों तारे मंद पड़ गए है, इतना होगा पूर्ण वर्तमान काल। मतलब क्या? वो उन्होंने खाना खाया है, वो बाहर गए हैं, उन्होंने ये किया है, उन्होंने वो किया है, इस तरह के वाक्य जो रहते हैं वो पूर्ण वर्तमान काल। तो यहाँ हो सकता है सातों तारे, तो मैं डिटेल्स में लिखता हूं, देखो, सातों तारे मंद पड़ गए हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अभी आगे जाएंगे। देखो, आगे का है अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल अपूर्ण मतलब वो चालू है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसे कहते हैं। रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल होती है, तो रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल होती नहीं, हो रही थी, ऐसा लिख सकते हैं, हो रही थी, व्याकुल हो रही थी। ओके, इतना ही लेना है कि रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। तीसरा, हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं। भविष्यकाल, उपहार देंगे, ऐसा हो सकता है, उपहार देंगे, हो गया। अभी ये 10वां जो सवाल है, यहां क्या करना है? निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचानो। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूं। तो ये जो है ये किस तरह का वाक्य है? तो ये मिश्र स्वरूप का जानती थी कि, ये जो है इस वाक्य को हम क्या कर सकते हैं कि इस वाक्य को हम कह सकते हैं कि ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, अभी ये दूसरा जो है उसमें का एक सवाल है दूसरा, ये क्या है? सूचना के आधार पर परिवर्तन कीजिए, आज्ञार्थी कीजिए। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, आज्ञा करना है, तुम अपना ख्याल रखो, इस तरह की आज्ञा हो सकती है। मानू इतना ही बोल सकी, इसे प्रश्नार्थक बनाना है। मानू इतना ही बोल सकी, इसको प्रश्नार्थक, क्या मानू इतना ही बोल सकी, क्या मानू इतना ही बोल सकी, ऐसा आ सकता है इसका आंसर। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। देखो, यहाँ क्या है बाबा, इसको शुद्ध करके लिखना है। तो इसमें देखो, इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। तो ये ससुराल और छोटी, छोटी को हम ऐसे लिखते हैं, छोटी, इसको ऐसे लिखकर इस वाक्य को पूरा लिखना है। और ससुराल जो है, ससुराल, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने भ्रमण को काफी, आपने भ्रमण को काफी की है, आपने भ्रमण तो काफी की है। ओके, तो यहाँ क्या होगा? आपने भ्रमण, ये जो भ्रमण नहीं, भ्रमण न रहता है, तो काफी जो है बाकी ओके है। उसके बाद यहाँ देखो, इस वाक्य में पूंजी जो है ऐसे हम लिखते हैं, पूंजी। ओके, इसको इस तरह से लिखते हैं। और हजारों लाखों जो शब्द है, हजारों लाखों, यहाँ आपको यहाँ ऊपर एक डॉट और ऊपर एक डॉट देना है, हो गया। ओके,
अभी आगे अगर देखा तो इस तरीके से दोस्तों हम व्याकरण का विभाग देख सकते हैं। और आगे देखिए ये पत्र लेखन है, ये जो आपका रचना विभाग जो है उपयोजित लेखन, इसके ऊपर अभी हम आने वाले समय में डिटेल्स में बातचीत करने वाले हैं आजकल। तो ये इसको आप देख के लीजिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेखन विभाग, जिसमें आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसके ऊपर अभी हम अपना जो अगला लेक्चर है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम यहाँ ही रुकते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अगर आपको हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, हिंदी के नोट्स चाहिए और हिंदी के क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हिंदी के सभी इंपॉर्टेंट नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो के नीचे जाकर आप देख सकते हो उस लिंक पे क्लिक करके। धन्यवाद।